हाँ सर, आपने बयान दिया था कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है, मामला क्या था? मामला तो हम जानते हैं कि डुमरियागंज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का है। हमारे शुभचिंतक जितने भी हैं सब जानते ही हैं। बेटी की हत्या 16 दिसंबर 2016 में हो गई थी। वो उसके बाद से हम लोग जो बड़ी मजबूती के साथ उन लोगों को गिरफ्तार करवाए। गिरफ्तार करवाने के बाद जब जेल में गए तो एक लंबे समय तक छूटे नहीं। बीच में जो सूरज शुक्ला नाम का व्यक्ति है उसने पैरोल लिया था, पर पैरोल पे भी नहीं निकला। वो पैरोल पे नहीं निकला तो फिर कुछ दिन बाद जब गर्मी की छुट्टी आई तब पैरोल पे निकला। पैरोल पूरा नहीं हुआ तब तक उसने फिर एप्लीकेशन फिर अपनी डाल दी। इधर गवाही चल रही है। हाईकोर्ट से हमने निवेदन कर लिया था तो एक डे बाई डे के आदेश हो गया था कि डे बाई डे सुनवाई की जाए। हमारी भी इच्छा थी कि इसका निस्तारण जल्दी होना चाहिए। उस निस्तारण में एक कमी रह गई थी। FIR लिखाया गया था तो ये तो दिमाग में जिसको देखा गया ये एक ईमानदारी का विषय था कि जिसको देखा गया उसको तो FIR में डाला गया। पर गाड़ी के आगे गाड़ी चलाने वाला एक बैठा था, तो गाड़ी के बगल सीट पर भी ड्राइवर के कोई बैठा था, उसको पहचान नहीं पाया। तो ये एक दिमाग में हमेशा कंक्लूजन रहता था। तो दिक्कत भी रहती थी कि कैसे इसका पर्दाफाश हो। और पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय थी इस विषय में, जिसने ड्राइवर का जिक्र ही नहीं किया। एक पर्चा काटा खाली, एक पर्चा काटने के बाद उसके बाद फिर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। ये तो संजोग का विषय है कि न्यायालय में विषय चल रहा था तो हमने एक एप्लीकेशन कहीं अरविंद सिंह प्रमुख सचिव गृह थे तो उनको मैंने दे रखी थी और उसमें सारी जिक्र किए थे। हमने जिक्र किया तो उन्होंने बैठ के सुना बहुत चाव से। तो आना जाना रहता था। तो उन्होंने कहा तिवारी जी मुझे आप सारी बात बताओ। तो हमने बताया। हमने कहा भाई साहब मैं देखा तो जरूर दो लोग बैठे हैं, तो मैंने अज्ञात में क्यों नहीं डाल दिया? हमने कहा हाँ ये तो गलती हुई, अज्ञात में मैं नहीं डाल पाया। मैंने जिसको देखा सोचा बहुत बड़ा मुकदमा है, हत्या का मुकदमा छोटा मुकदमा नहीं होता है। मेरा बेटा ही गया है, किसी दूसरे का बेटा अनावश्यक क्यों फंसाया जाए जब तक मैं किसी को जानू ना। तो इसलिए मैंने नाम केस करने में बिल्कुल अपने आप को अलग किया। और हमने सोचा कि चलो पुलिस के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, निश्चित तफ्तीश में कहीं न कहीं से ढूंढ करके ड्राइवर को ले आएंगे। बगल में कौन बैठा था उसको ले आएंगे। एक पर्चा कटा, इंतजार करता रह गया, ना ड्राइवर आया ना कोई बगल बैठने वाला है। ये तो बयान चल रहा था, हमारा बयान चल रहा था, चीफ का बयान हमारा था, मौके का मुद्दई मैं था। तो मेरा चीफ का बयान चल रहा था, हमने वो लेटर ले आए विपक्षी लोग, दूसरे वकील लोग को, और उस लेटर को लाके रख दिया कि अब वो इसलिए रखा कि सब दो ही की FIR है और दो लोगों का नाम और तिवारी जी बढ़ा रहे हैं तो ये मुकदमा हल्का हो जाएगा। उनकी सोच ये थी। और जज साहब ने उस फाइल को देखा तो उन्होंने कहा था वो एक पत्र है तिवारी जी का जिसमें दो लोगों को और बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेटर तो उनके लेटर हेड पर है, ये तो राजनीतिक लेटर है, इसको कोर्ट नहीं मान्यता देती। कहने साहब मेरा निवेदन है। तो हम कहे तिवारी जी अभी क्या इच्छा? हमने कहा साहब बिल्कुल उन्होंने दिया है, प्रमुख सचिव गृह को दिया है, लिखा भी है जो सामने है। तो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कहो भाई वकील साहब क्या गाड़ी रिमोट से चल रही थी? गाड़ी तो कोई चला रहा था ना। हाँ साहब कोई चला रहा था, कहीं लिखा जाए। तो एक लाइन वो बढ़ गई। हमने सोचा कि दोबारा हम बगल वाले के लिए भी जिक्र करें कि किसी कोई बगल में बैठा हुआ था उसका जिक्र करें तो शायद हो सकता है कि ये हो कि आप उस समय नहीं कहे तो आज क्यों कह रहे हैं। तो मैं चुप रहा। हमने कहा चलो एक ही बढ़ रहा है, ड्राइवर बढ़ रहा है, ड्राइवर नहीं आ पाया तो फिर आगे। अब एक चीज विषय सबसे बड़ा ये बन रहा है कि जिप्पी तिवारी को जो लोग मारने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जो एक हमने दो नामजद मुलजिम बनाए अपने बेटे की हत्या में, और उसके पीछे जज ने इसको तलाश करके निकाला कि ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा तभी गाड़ी चलेगी, अपने आप तो गाड़ी दौड़ेगी नहीं। एक नाम एक बढ़ गया, एक लाइन कि ड्राइवर भी था गाड़ी में।
अभी पुलिस की लापरवाही है ना कि पुलिस ने उसको नहीं ढूंढ कर ला करके नाम या ड्राइवर को पकड़ करके सामने रखते तो उसका नाम एफआईआर में चढ़ जाता। हमारे लिए एक रास्ता बन गया उसमें। 319 में एक नाम या दो नाम जो भी नाम बढ़ाना होता है तो लोग एप्लीकेशन देते हैं, उस पर जीरा चलती, बहस चलती, 319 कायम होता है। तो 319 तो जज साहब के बयान से ही कायम हो गया। जज साहब ने कहा कि भाई ड्राइवर तो गाड़ी रिमोट तो नहीं चल रही थी, कोई चला रहा था कहीं। हाँ, विपक्षी ने भी क्या चला रहा था। तिवारी जी आपकी क्या राय है? मैंने कहा बिल्कुल साहब गाड़ी चला दिया जाता। अब आज वो जो व्यक्ति जो बढ़ गया है, लोअर कोर्ट जो अपनी सजा सुनाएगा फैसले पर, अपना फैसला जो देगा सारी चीजों को सुनने के बाद, वो दो ही लोगों पे तो देगा, सूरत विक्रम पे देगा। भाई दो ही एफआईआर है, नाम दो ही व्यक्तियों के नाम से है एफआईआर, तो उन दो लोगों को सजा देगा, तीसरे को नहीं देगा। तीसरा हमारे ऊपर डिपेंड कर दिया। हम हाई कोर्ट में जिस दिन खड़े होकर के उस फैसले को लेकर के और हम खड़े होंगे कि साहब ड्राइवर नहीं आया, दोषी जो है बच रहा है, न्याय कहाँ पूरा मुझे मिल रहा है। भाई और तो लोग दोषी थे, उसको भी प्रकाश मिल जाएगा। तो जिस दिन ये स्थिति खड़ी होगी उस दिन न्यायालय हमको एसआईटी भी दे सकता है, न्यायिक जांच भी दे सकता है। तो जब एसआईटी और न्यायिक जांच की बात आएगी तो फिर ये दोनों अपराधी जो जेल के अंदर बंद हैं, ये फिर निकाले जाएंगे और ये फिर पुलिस के हत्थे जाएंगे, या एसआईटी के या न्यायालय के जो भी न्याय संगत जो भी होता हो, जो हमको न्यायालय आदेश दे। तो जब इसकी छानबीन होगी तो यातना, प्रताड़ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब अपराधी उनसे बच जाता है, वो सीधे भाग करके कोर्ट में हाजिर हो गया तो उससे न कुछ पुलिस पूछ पाई कि तुम्हारे पास क्या था क्या नहीं था। बंदूक लेके, रिवाल्वर लेके ढूंढते रहते, कभी गोमती में गोता लगवाता था, कभी कहीं गोता लगवाता था, यही करता था वो। मैंने बिल्कुल सेफ बच गया और सीधे न्यायालय में घुसा, और न्यायालय में जब आदमी घुस गया तो फिर न पुलिस मार सकती न पीट सकती। तो पुलिस के हाथ वहां कट गए। अब हमको जब यहाँ से न्यायालय हमको जब इस बात का अपना आदेश पारित करेगा, जो भी हमको सुनाएगा, हम उसको लेके जिस दिन हाईकोर्ट में जाएंगे उस दिन एसआईटी या न्याय के अनुसार जो मुझे आदेश होगा उस पर जब पूछताछ होगी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्दा खुलेगा पुलिस के हाथ में। क्योंकि अब तो ड्राइवर का पता लगाना है, तो ड्राइवर कौन था, ड्राइवर कहाँ से आया। फिर ड्राइवर आएगा तो ड्राइवर बताएगा नहीं साहब मेरे साथ ये भी थे, एक गाड़ी और आगे थी उसमें भी 4 लोग बैठे थे, भाई विक्रम की भी गाड़ी थी उसमें भी 4 लोग बैठे थे, लोग बता रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ और ये सारी चीजें तब प्रकाश में आएंगी जब उच्च न्यायालय पर हमारा ये मुकदमा फैसले के बाद जाएगा और मैं एक लेके एप्लीकेशन खड़ा हूँ साहब मुझे इसमें न्याय नहीं मिल पाया। तो उसके पीछे राज है कि ये अगर पकड़े, जो अगर मुकदमा उठ करके वहां जाएगा तो जब उठ करके जाएगा और हमको न्यायालय कुछ भी आदेश देगा, चाहे एसआईटी का दे, चाहे न्यायिक प्रक्रिया का कुछ और दे, जिससे कि मुजरिम फिर आएंगे पुलिस के हाथ में और रिमांड में जाएंगे, तो फिर यातनाओं में आएंगे। तमाम सारी चीजें गवर्नमेंट आजकल तो आधुनिक है, आदमी गुजर जाता है तो बता देता है, लाइव डिटेक्टर है, तमाम सारी चीजें हैं जो बता देती है आदमी को। लेकिन जो हुआ घटना हुआ है कि आपका नाम लेकर आपके घर जा रहे थे, इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी। अच्छा आप ये बताइए, हमने जो कहा तो सही बात तो आ गई। मैं अगर रहूंगा तो फिर ना एसआईटी आएगी, पैरोकार रहेगा तब ना मुकदमा उच्च न्यायालय जाएगा, तब ना मैं कहूंगा साहब ड्राइवर का नाम प्रकाश में आया, ड्राइवर अपराध करके बचा हुआ है, ये फैसले में नहीं आया, आपके 2 ही लोग आए फैसले में, भाई 2 लोगों के लिए एफआईआर लिखा है तो 2 ही लोग तो मुकदमा सुनेंगे, फैसला अपना, उनको आजीवन होगा या फांसी होगी, क्या होगी उन्हीं के ऊपर होगी। ड्राइवर तो बच गया, जबकि ड्राइवर भी तो उसी नियत से था। ये जो रिसेंट मामला आया है तो इसके पीछे यही है, ये घटना बता दी कि अगर जिप्पी रहेंगे तो एक बहुत बड़े व्यवस्था का पर्दाफाश होगा। उस पर्दाफाश में डुमरियागंज के भी परिवार हैं, कुछ और बाहर के भी लोग हैं। अब रैकिंग वो 15 दिन से गाड़ी लेके यहाँ कर रहे थे, नेताओं के साथ घूम रहे थे, उनकी गाड़ी देखी गई, लोगों ने वीडियो बनाए, लोग मिले, तो क्या मतलब बनता है। कोई कहीं खाना खाता था, कोई कहीं किसी गांव में रहता था। तो इस सब सारी चीजों का इसके पीछे एक राज खाली यही है कि हमारी गवाही खत्म हो गई, अब दूसरी गवाही थी वो भी खत्म हो गई,
अब डॉक्टर की गवाही चल रही है, अब एग्जामिन चलने लगा ना, जो जितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो जब वो खत्म हो जाएगी तो एक आदेश आ जाएगा। तो आदेश के बाद तब ना मुझे गुंजाइश बनेगी कि मैं हाई कोर्ट से कहूं कि साहब एक मुजरिम छूट गया है जिसको फैसले में आपने नहीं लिया, तब ना हाई कोर्ट कहेगा जांच के लिए आदेश देगा। तो जब जांच के लिए आदेश देगा तो सारी चीजें खुल जाएंगी। और इसलिए जिप्पी तिवारी को हटाओ, जिससे ये पर्दा जैसा है वैसा पड़ा रहे और आगे न उठे। सारी लड़ाई इसकी है। लापरवाही तो की, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्राइवर को नहीं ला पाए, प्रकाश में बताइए, आप ही के चौराहे पे हत्या हो जाए और गाड़ी चालक लेके गाड़ी भाग जाए और दो लोग बदमाश ने गाड़ी में बैठ के भाग जाए, तो आप दो बदमाशों का नाम लिखाओगे, ड्राइवर का भी नाम लिखाओगे। ड्राइवर को भी तो पुलिस पकड़ेगी। कौन गाड़ी चला रहा था, कौन था गाड़ी में, कितने लोग थे, तब न पता चलेगा, तब न किसी मुकदमे का पेट भरेगा। अब ड्राइवर अगर छोड़ दिया जाए, दो खाली बदमाश पीछे गाड़ी में बैठ करके भाग गए, ये तो मैं उस समय बहुत दिक्कत में था, जिस पीड़ा में था वो बताने की बात नहीं है आपसे। उस पीड़ा में आपके पुत्र के हत्या के उपरांत आपको कितनी सुरक्षा प्रदान की गई है, इसके बारे में भी आप बताएंगे? सुरक्षा मुझे मैंने खुद भी मांगा था, मुझे किसी ने दिया नहीं। मैंने खुद कहा था, तो अरविंद जी थे प्रमुख सचिव गृह, वो हमारे पूर्व संपर्कों में थे, हम कई बार रहे विधायक, तो मैं गया उनके पास, हमने कहा इस तरह की स्थिति है, हमारे गवाह भी हैं, उनको भी सुरक्षा चाहिए, हमें भी चाहिए, और चाहिए भी सुरक्षा। नहीं भाई देंगे कैसे काम चलेगा? तो एक गनर उन्होंने दे दिया। लिखा था तो दो, पर हमको दिया धर्मवीर जी ने एक यहाँ केस के सामने, वादा ही करते रहे, आज दे देंगे कल दे देंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हमें गाड़ी चालक चाहिए, ना कि भीड़ लगानी है, गाड़ी चलाने वाला कोई हो। इन सब प्रकरण को लेकर आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले थे? हाँ, इन्हीं सब प्रकरण को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से तब भी मिला था जब मैं सीबीआई की जांच के लिए मैंने पैरोकारी की थी। सतीश जी हमारे साथ गए थे और मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश किया था। तो आदेश आने के बाद फिर अब दोबारा डीपीओटी पूछता है, डिपार्टमेंट है सीबीआई का, डीपीओटी नाम उसका दिल्ली में, तो डीपीओटी ने फिर पूछा होगा इनसे। अभी रिपोर्ट गई, यहाँ से गई कि नहीं गई, जाती रिपोर्ट तो सीबीआई आ गई होती। मैं उस स्तर तक नहीं जान रहा हूँ, तो शासन का विषय है कि सीबीआई क्यों नहीं हुई।